हजारों वर्षों की मानव यात्रा के दौरान लाखों जहाज दुनिया के महासागरों को पार कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। कुछ जहाज अरबों की संपत्ति के साथ डूब गए। कुछ जहाज ऐसे भी थे जो बिना किसी जीवित बचे के गायब हो गए, जिससे कोई ये न बता सके कि क्या हुआ था। और कुछ जहाज सैकड़ों सालों बाद ही पाए गए, जबकि ज्यादातर गायब हुए जहाज आज तक एक रहस्य ही बने हुए हैं। एक ऐसे जहाज से जो सोने से भरा था और जिसने बड़ी आर्थिक संकट को जन्म दिया, से लेकर एक भूतिया जहाज तक जो लगभग 4 दशकों तक आर्कटिक में भटकता रहा। इस वीडियो में हम इतिहास में पाए गए सबसे रहस्यमय और सबसे अद्भुत जहाजों के डूबने की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती करता हूं। ये हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची में नंबर 15 है एसएस सेंट्रल अमेरिका। कुछ जहाज ऐसे डूबे हैं जिनमें जान के साथ काफी खजाना भी गया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एसएस सेंट्रल अमेरिका है। यह एक स्टीम शिप थी जो कैलिफोर्निया गोल्ड रश के समय लोगों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ये जहाज 1852 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य काम यात्रियों और माल को संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से और पनामा के बीच ले जाना था। उस समय पनामा नहर नहीं थी, इसलिए बहुत से यात्री पहले पनामा से होकर कैलिफोर्निया जाते थे। लेकिन इस जहाज में सिर्फ यात्री ही नहीं होते थे, ये अक्सर कैलिफोर्निया की खदानों से सोना भी लाता था। सितंबर 1857 में एसएस सेंट्रल अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा में सोने का माल लेकर यात्रा की। अनुमानित 3 टन से अधिक सोना इसमें था। साथ ही कई यात्री और चालक दल के सदस्य भी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के पास समुद्र में रहते हुए जहाज एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान से टकरा गया। कई दिनों तक विशाल लहरें लगातार टकराती रहीं। इस वजह से जहाज की मशीनें धीरे धीरे खराब होने लगीं और अंदर पानी घुसने लगा। चालक दल ने जहाज बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। सितंबर 1857 तक उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। जहाज को बचाने की कोशिश में हालात और बिगड़ गए। सितंबर 1857 तक क्रू मेंबर्स की हालत बहुत खराब थी। क्रू मेंबर्स ने जहाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात और भी बिगड़ते गए। सितंबर 1857 में क्रू मेंबर्स और जहाज की हालत और भी खराब हो गई। जहाज को नाजी ने डुबो दिया और ये 2000 मीटर से अधिक गहराई में चला गया, जिससे दशकों तक नहीं मिल सका। 1988 तक जब एक समूह खोजकर्ताओं ने आधुनिक डीप सी तकनीक का उपयोग करके मलबे को खोज निकाला। जब उन्होंने जगह की जांच की तो उन्हें जहाज के मलबे से सबसे बड़ा खजाना मिला। हजारों सोने के सिक्के, सोने की ईंटें और अन्य कीमती चीजें उन्होंने समुद्र की गहराई से बरामद की। एसएस सेंट्रल अमेरिका आज भी इतिहास के प्रसिद्ध खोए खजाने वाले जहाजों में गिना जाता है। नंबर 14 एंड्योरेंस। हर मशहूर जहाज डूबने पर खजाना नहीं मिलता। कुछ जहाज इंसान की दृढ़ता और दुनिया की सबसे कठोर जगहों में जीवित रहने का प्रतीक बन जाते हैं, जैसे एंड्योरेंस। एंड्योरेंस एक जहाज था जिसका इस्तेमाल खोजकर्ता अर्नेस्ट शैकल्टन ने 1914 में अपनी अंटार्कटिका यात्रा के लिए किया था। उनका उद्देश्य एक ऐतिहासिक यात्रा करना और अंटार्कटिका को पार करना था, लेकिन उनकी योजना पूरी नहीं हो सकी। वेडेल सागर की जमी सतह पर पहुंचते ही जहाज मोटी बर्फ में फंस गया। शुरुआत में उन्हें लगा कि जहाज निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बर्फ जहाज को और भी ज्यादा जकड़ती चली गई। यह एक मशीन की तरह था जो एंड्योरेंस को धीरे धीरे दबा रही थी। वे महीनों तक जमे हुए समुद्र के बीच फंसे रहे। समय के साथ बर्फ के जबरदस्त दबाव के कारण जहाज का ढांचा टूटने और चटकने लगा। अक्टूबर 1915 में शैकल्टन को जहाज को छोड़ने का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एंड्योरेंस के पूरी तरह डूबने से पहले जरूरी सामान और लाइफ बोट निकाल लिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहाज खो जाने के बावजूद पूरी टीम एक बेहद कठिन बचाव यात्रा के बाद बच गई, जिसे आज इतिहास की सबसे महान सर्वाइवल कहानियों में से एक माना जाता है। एंड्योरेंस के डूबने के बाद उसका सटीक स्थान भी 1 सदी से अधिक समय तक खो गया था। कई अभियानों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे, जब तक कि 2022 में
इसे अंटार्कटिक महासागर के नीचे नहीं ढूंढ लिया गया। ये लगभग 3000 मीटर की गहराई में है और क्योंकि यह स्थान संरक्षित है और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए संभावना है कि यह आने वाली पीढ़ियों तक समुद्र के नीचे ही पड़ा रहेगा। नंबर 13, द हैली। इससे पहले कि ऐसी कोई चीज हो, एक छोटा सा जलयान था जिसने दिखाया कि शायद समुद्र के नीचे रहना कितना मुश्किल हो सकता है। यह है हनली। इसे अमेरिकी गृह युद्ध के समय बनाया गया था और यह समुद्री युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली पनडुब्बियों में से एक थी। यह जलयान बहुत ही छोटा था। ये केवल लगभग 12 मीटर लंबा था। इसमें केवल 8 लोग ही अंदर बैठ सकते थे और इसमें आज की पनडुब्बियों जैसी कोई मशीन नहीं थी। इसके बजाय क्रू मैनुअल रूप से क्रैंकशाफ्ट घुमाते थे ताकि इसका प्रोपेलर चल सके। अंदर बहुत तंग, गर्म और हिलना डुलना बेहद मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐतिहासिक ऑपरेशन का हिस्सा बना। हैले का मुख्य हथियार एक विस्फोटक चार्ज था जो पनडुब्बी के सामने एक लंबे डंडे से जुड़ा हुआ था। इसे लक्ष्य के पास जाना पड़ता था, विस्फोटक को चिपकाना पड़ता था और फिर उसे विस्फोट करना पड़ता था। फरवरी 1864 में इसने सफलतापूर्वक यूनियन नौसेना के एक युद्धपोत पर हमला किया। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी पनडुब्बी ने असली युद्ध में दुश्मन के जहाज को डुबो दिया। लेकिन उस सफलता के बाद हैली कभी वापस नहीं लौटी। ये अचानक अपने पूरे दल के साथ समुद्र में गायब हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये क्यों डूबी। कुछ सिद्धांत हैं कि शायद ये अपनी ही विस्फोट से प्रभावित हुई थी। कुछ लोगों के अनुसार पनडुब्बी में दिक्कत आई थी, जबकि कुछ मानते हैं कि दुश्मन के पास लौटते समय उसमें पानी घुस गया। लेकिन आज तक कोई एक जवाब पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। 1995 में हैली को फिर से खोजा गया, जब वह 100 साल से भी ज्यादा समय तक गायब रहा था। 2000 में इसे समुद्र से सफलतापूर्वक निकाला गया, जिससे इतिहासकारों को पुरानी पनडुब्बियों की ज्यादा जानकारी मिली। लेकिन भले ही खुद मलबा अब विशेषज्ञों के पास है, सबसे बड़ा रहस्य अब भी बना हुआ है। आखिर उस सफल रात को हैनली के साथ सच में क्या हुआ था? क्या इसने दुनिया का पहला पनडुब्बी हमला किया? नंबर 12, वो लग्जरी जहाज जो एक गलती नहीं झेल सका। कुछ जहाज ऐसे बनाए गए थे जो सुंदरता, दौलत और आधुनिक तकनीक के प्रतीक बन सकें। लेकिन कभी-कभी, चाहे कोई जहाज कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, सिर्फ एक गलती बड़ी त्रासदी ला सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एंड्रिया डोरिया है। 1950 के दशक में यह इटली के सबसे गर्वित यात्री जहाजों में से एक था। यह समुद्र के बीच तैरता एक लग्जरी होटल था, जिसमें महंगे डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल और इटालियन कला से सजे इंटीरियर थे। उस समय कई यात्रियों के लिए इसमें सवार होना ही छुट्टी का हिस्सा था। लेकिन जुलाई 1956 में जब यह यूरोप से यात्रा करके न्यूयॉर्क के करीब पहुंच रहा था, अचानक सब कुछ बदल गया। उस रात समुद्र में घना कोहरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए रडार का सही इस्तेमाल करना और दूसरे जहाजों की चाल का सही अंदाजा लगाना जरूरी था। दुर्भाग्य से एंड्रिया डोरिया और एक स्वीडिश यात्री जहाज जिसका नाम स्टॉकहोम था, आमने सामने आ गए। टक्कर बहुत जबरदस्त थी। स्टॉकहोम के मजबूत अगले हिस्से ने एंड्रिया डोरिया के किनारे पर टक्कर मारी और उसके शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया। पानी तेजी से घुसा और जहाज एक तरफ झुकने लगा, जिससे कई लाइफ बोट्स का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। इसके बावजूद ज्यादातर यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पास के जहाजों ने भी तुरंत मदद की। कुछ घंटों बाद अपने समय के सबसे खूबसूरत जहाजों में से एक पूरी तरह से डूब गया। घटना के बाद कई जांचें की गईं। विशेषज्ञों ने रडार के उपयोग, जहाजों की गति और यहां तक कि उन कंपार्टमेंट्स के डिजाइन की भी जांच की जो पानी को अंदर आने से रोकने वाले थे। लेकिन आज तक कोई एक कारण नहीं है जिसे इस आपदा का मुख्य कारण माना गया हो। अटलांटिक महासागर में अब भी एंड्रिया डोरिया का मलबा है। तेज धाराओं और जहाज के धीरे धीरे टूटने के कारण कई गोताखोर इसे दुनिया की सबसे खतरनाक शिपव्रेक डाइव साइट्स में से एक मानते हैं। नंबर 11, वही जहाज जिसने टाइटैनिक की अंतिम पुकार का जवाब दिया। अपने खुद के हादसे में डूबने से पहले ये जहाज इतिहास के सबसे मशहूर बचाव अभियानों में से एक का हिस्सा बना था। ये है RMS कार्पाथिया। अप्रैल 1912 में जब टाइटैनिक बर्फीले नॉर्थ अटलांटिक में डूब रहा था,
कारपाथिया उन जहाजों में से एक था जिसे संकट संकेत मिला था। यह दुर्घटना स्थल से दूर था, फिर भी तुरंत दिशा बदलकर मदद के लिए दौड़ पड़ा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार ये वहां पहुंचा और टाइटैनिक से सैकड़ों लोगों को बचाया। इसी वजह से कारपाथिया का नाम समुद्री इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण बचाव अभियानों में से एक का हिस्सा बन गया। लेकिन कुछ सालों बाद इस पर भी त्रासदी आ पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध में इस जहाज का उपयोग ब्रिटिश सरकार ने किया। उस समय जर्मन पनडुब्बियां ब्रिटेन के सहयोगी जहाजों की निगरानी और उन पर हमला कर रही थीं, जिससे समुद्र भी सुरक्षित नहीं था। जुलाई 1918 में जब कारपैथिया अटलांटिक महासागर में थी, तो जर्मन पनडुब्बी U-55 ने उसे देख लिया। इसके खिलाफ कई टॉर्पीडो दागे गए। टॉर्पीडो लगने के बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। हालत गंभीर थी और जहाज जल्दी डूब गया। कई दशकों तक इसका मलबा समुद्र के नीचे छुपा रहा। जब इसे 1999 में खोजा गया, तो शोधकर्ताओं को जहाज के अंतिम क्षणों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिली। दुनिया को फिर से उस जहाज की याद आई जिसने टाइटैनिक से बचे लोगों को बचाया था। नंबर 10, वह युद्धपोत जिसने नौसैनिक इतिहास बदला। कुछ जहाज अपने आकार, कुछ अपने खजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जहाज प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसने समुद्र में युद्ध का तरीका बदल दिया। ये USS मॉनिटर है। अमेरिकी गृह युद्ध के शुरुआती वर्षों में ज्यादातर युद्धपोत अभी भी लकड़ी के बने होते थे, लेकिन इंजीनियर जॉन एरिक्सन को लगा कि इससे बेहतर तरीका हो सकता है, इसलिए उन्होंने USS मॉनिटर डिजाइन किया। पहली नजर में इसका रूप अजीब लगता है। इसका ढांचा पानी में काफी नीचे बैठता था और उसका लगभग पूरा कवच लोहे का था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका घूमने वाला टर्रेट है। इसके अंदर मुख्य तोपें रखी गई हैं। पूरे जहाज को दुश्मन की ओर घुमाने के बजाय सिर्फ टर्रेट को घुमाया जा सकता है। आजकल यह युद्धपोतों में सामान्य बात है, लेकिन उस समय यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। मार्च 1862 में USS मॉनिटर ने CSS वर्जीनिया का सामना एक ऐतिहासिक लड़ाई में किया। यह पहली बार था जब दो बख्तरबंद युद्धपोतों ने असली युद्ध में आमना सामना किया। हालांकि कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, इस लड़ाई ने दिखा दिया कि लकड़ी के युद्धपोतों का युग खत्म हो रहा है। अब लोहे और इंजीनियरिंग का नया युग शुरू हो गया था। हालांकि इसका डिजाइन उन्नत था, मॉनिटर में कमजोरियां थीं और ये तेज लहरों या खराब मौसम में अच्छा नहीं चलता था। दिसंबर 1862 में जब ये उत्तरी कैरोलिना के पास समुद्र में था, तो इसका सामना एक भीषण तूफान से हुआ। जब जहाज ने हालात का सामना किया, तो आखिरकार ये अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ डूब गया। ये एक सदी से भी ज्यादा समय तक गायब रहा, इससे पहले कि इसे 1973 में फिर से खोजा गया। तब से जहाज के कई हिस्से बाहर निकालकर अध्ययन किए गए और समुद्र के नीचे से मिलने वाले हर कलाकृति के साथ इतिहासकारों को यह समझने में मदद मिलती है कि आधुनिक नौसैनिक युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, जिसे आज भी कई देश इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, आर्कटिक जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। कई सालों तक ये समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा। 2 जहाज, 100 से ज्यादा लोग और एक अभियान जो मानो आर्कटिक की बर्फीली दुनिया में निगल लिया गया। उन जहाजों में से एक था HMS टेरर। 1800 के शुरुआती वर्षों में HMS टेरर को ब्रिटिश रॉयल नेवी के युद्धपोत के रूप में बनाया गया था। ये बहुत मजबूती से बनाया गया था क्योंकि इसे मूल रूप से किलों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले भारी मोर्टार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो तट के पास होते हैं। लेकिन बाद में इसके सामने एक और भी बड़ी मिशन आने वाली थी, आर्कटिक। उन दिनों उत्तरी समुद्र के कई हिस्सों में इंसान अभी तक नहीं गया था। कई देश एक तेज समुद्री मार्ग की तलाश में थे जो अटलांटिक और पैसिफिक महासागर को जोड़ सके। ब्रिटेन उन देशों में से एक था जो इस खोज में सबसे आगे था। HMS टेरर की मजबूती के कारण इसे आर्कटिक की कई अभियानों में शामिल किया गया। इसने साबित कर दिया कि वो बर्फ की कठिन परिस्थितियों और भीषण ठंड में भी टिक सकता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण मिशन 1845 में आया, अपनी सिस्टर शिप HMS एरेबस के साथ। HMS टेरर को सर जॉन फ्रैंकलिन के नेतृत्व में नॉर्थ वेस्ट पैसेज के शेष हिस्सों की खोज के लिए भेजा गया। उनके रवाना होने से पहले सभी लोग आत्मविश्वासी थे और उनके पास अत्याधुनिक उपकरण थे। जहाजों को बर्फ के लिए मजबूत बनाया गया था और उन्हें स्टीम इंजन से भी लैस किया गया था ताकि यात्रा में मदद मिल सके।
लेकिन आर्कटिक पहुंचने के बाद वे अचानक गायब हो गए। कोई भी वापस नहीं लौटा। कोई भी ये समझा नहीं सका कि वास्तव में क्या हुआ था। कई दशकों तक ब्रिटेन ने अलग अलग बचाव और खोज अभियानों को भेजा। धीरे धीरे उन्हें अभियान के कुछ सुराग मिलने लगे, कुछ उपकरण मिले, कुछ कैंप मिले और ऐसे सबूत मिले जो दिखाते हैं कि चालक दल के सदस्य भयंकर ठंड और खाने की कमी से बहुत परेशान हुए थे। लेकिन खुद जहाजों का कोई पता नहीं चला। लगभग 1.5 सदी बाद 2014 और 2016 में खोजी टीमों ने HMS एरेबस और HMS टेरर को कनाडा के उत्तरी हिस्से में समुद्र के नीचे पाया। आर्कटिक के ठंडे पानी के कारण जहाजों के कई हिस्से दुनिया के अन्य जलपोत मलबों की तुलना में बेहतर हालत में बचे रहे। इनकी खोज से इतिहासकारों को ये समझने में मदद मिली कि जब आधुनिक तकनीक नहीं थी तब आर्कटिक में यात्राएं करना कितना कठिन था। नंबर 8, वह युद्धपोत जो देश के सामने डूबा। कुछ जहाज तूफान में डूबते हैं, कुछ दूर समुद्रों में गायब हो जाते हैं, लेकिन मैरी रोज उस समय डूब गई जब बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे। और भी हैरानी की बात यह है कि ये एक लड़ाई के बीच में हुआ जहां उम्मीद थी कि ये जहाज अभी और लड़ेगा। मैरी रोज इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम के समय की प्रमुख युद्धपोतों में से एक थी। 16वीं सदी में ये इंग्लिश नेवी के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक था, जिसमें भारी हथियार लगे थे। इस पर तोपें थीं और इसे दुश्मन जहाजों से समुद्र में लड़ने के लिए बनाया गया था। ये कई वर्षों तक इंग्लैंड के सैन्य अभियानों का हिस्सा रही। लेकिन जुलाई 1845 में नहीं, बल्कि जुलाई 1545 में वह दिन आया जब इसकी सेवा समाप्त हो गई। इंग्लिश फ्लीट फ्रेंच जहाजों के खिलाफ तैयारी कर रही थी। तभी अचानक मैरी रोज एक ओर झुक गई। कुछ ही पलों में वो तेजी से पानी से भर गई और डूब गई। ये सब कई गवाहों के सामने हुआ। इसी वजह से तुरंत सवाल उठने लगे, असली वजह क्या थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब जहाज मुड़ा तो खुले गनपोर्ट से पानी अंदर आ गया हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज के अंदर मौजूद हथियारों और उपकरणों का वजन भी समस्या बन गया होगा। कुछ सिद्धांत तेज हवा या चालक बल की गलती के बारे में भी हैं, लेकिन आज तक कोई एक जवाब पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। ये 400 से भी ज्यादा सालों तक समुद्र के नीचे दफन रहा। फिर इसे 1971 में दोबारा खोजा गया। 1982 में इसे इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री पुरातत्व परियोजनाओं में से एक में सफलतापूर्वक निकाला गया। इसके अंदर नाविकों की हजारों चीजें मिली। वहां हथियार थे, काम के उपकरण थे और व्यक्तिगत सामान भी थे। इससे इतिहासकारों को असाधारण मौका मिला कि वे देख सकें कि ट्यूडर काल के इंग्लैंड में आम नाविक कैसे रहते थे। नंबर 7, वो नौसेना जहाज जो रातों रात गायब हो गया। कभी कभी रहस्य के लिए गहरे समुद्र की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि एक जहाज बंदरगाह छोड़ दे और फिर न दिखे। USS कोनेस्टोगा के साथ भी यही हुआ। वो कोई बड़ा युद्धपोत या लग्जरी लाइनर नहीं था। यह एक मजबूत टगबोट था जिसे खींचने, बचाव और अन्य समुद्री कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में USS कोनेस्टोगा खरीदी गई थी। ये विभिन्न सैन्य अभियानों में सहायता के लिए था। युद्ध के बाद इसकी सेवा अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में जारी रही। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मार्च 1921 में USS कोनेस्टोगा कैलिफोर्निया से एक लंबी यात्रा पर अमेरिकन समोआ के लिए रवाना हुआ। लेकिन ये अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। ये वापस भी नहीं आया। ऐसा लगा जैसे ये अचानक गायब हो गया। स्पष्ट जानकारी न होने के कारण अमेरिकी नौसेना ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया, जिसमें कई जहाज और विमान शामिल थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे साल बीतते गए, अटकलें बढ़ती गईं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद इसमें कोई खराबी आ गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद इसे समुद्र में कोई बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। इसका गायब होना लगभग 1 सदी तक रहस्य बना रहा। 2016 के बाद नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कैलिफोर्निया के पास फेरालोन द्वीप के करीब USS कोनेस्टोगा का मलबा खोजने की घोषणा की। जांच के आधार पर ऐसा लगता है कि इसके प्रस्थान के कुछ ही घंटों बाद ये एक तेज तूफान की चपेट में आ गया था। इसके बाद जब घोषणा की गई, तब भी शोधकर्ताओं का ध्यान एक बात पर लगातार बना रहा। जहाज को उस रास्ते से बहुत दूर पाया गया जिस पर उसे वास्तव में जाना चाहिए था। इसका मतलब है इसके यात्रा के शुरुआती घंटों में कुछ ऐसा हुआ था
जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। यूएसएस कोनेस्टोगा का मलबा मिलने पर उस जहाज के आखिरी पल उजागर हुए जो कभी समुद्र में अचानक गायब हो गया था। नंबर 6, युद्धपोत जंग से पहले ही डूब गया। समुद्र में सबसे बड़ी शर्मिंदगी कई बार अपनी गलती से होती है, जैसे वासा के साथ हुआ। वासा को 1600 के दशक में स्वीडन की ताकत दिखाने के लिए बनाया गया था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। यह बड़ा था, सुंदर था और सजावट से भरा हुआ था। इस पर राजा की नक्काशी, शक्ति के प्रतीक और धार्मिक दृश्यों की सजावट थी। ये एक तैरता हुआ संदेश था जो दूसरे देशों को बताता था कि स्वीडन ताकतवर है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक बड़ी समस्या थी। जहाज का शरीर बहुत ऊंचा था, ऊपर का हिस्सा बहुत भारी था और क्योंकि इसमें बहुत सारी तोपें लगी थीं, जहाज असंतुलित हो गया था। 10 अगस्त 1628 को यह पहली बार स्टॉकहोम बंदरगाह से बाहर निकला। बहुत सारे लोग देख रहे थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे स्वीडिश राष्ट्र का नया प्रतीक देखेंगे, लेकिन कुछ ही मिनट बीते थे, इसकी पाल में हवा लगी। जहाज एक तरफ झुक गया। इसके बाद पानी तोपों के खुले छेदों से अंदर आ गया। यह फिर से संतुलित नहीं हो सका। वासा अपनी पहली ही यात्रा में तेजी से डूब गया। इसे युद्ध में नहीं हराया गया, इसे दुश्मन ने नहीं उड़ाया। यह इसलिए डूब गया क्योंकि डिजाइन में स्थिरता पर्याप्त नहीं थी। 300 साल से भी ज्यादा समय तक यह पानी के नीचे पड़ा रहा। स्टॉकहोम में ठंडे पानी के कारण जहाज सुरक्षित रहा। 1961 में वासा को लगभग पूरी तरह बाहर निकाला गया। अब वासा म्यूजियम, स्टॉकहोम में इसे देखा जा सकता है। कभी ताकत का प्रतीक रहा यह जहाज अब याद दिलाता है कि गलत नींव पर सुंदर प्रोजेक्ट भी गिर सकते हैं। नंबर 5, खजाने वाला जहाज। बड़े समुद्री अभियानों के दौर में पुर्तगाल समुद्र में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था। उनके जहाज व्यापारिक सामान, धातु, पैसे और अन्य कीमती चीजें यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ले जाते थे। इन्हीं जहाजों में से एक था सेंटो एंटोनियो। ये एक पुर्तगाली व्यापारी जहाज था जो लिस्बन से एंटवर्प जा रहा था। इसमें तांबा, चांदी, कपड़ा, हथियार और व्यापार के लिए जरूरी अन्य कीमती सामान लदा हुआ था। लेकिन 19 जनवरी 1527 को यह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका। इंग्लैंड के कॉर्नवाल के पास पानी में यह खराब मौसम की चपेट में आ गया। कहा जाता है कि लंगर टूटने पर सवार लोगों ने जहाज को किनारे लाने की कोशिश की, लेकिन बचने के बजाय ये खतरनाक तट के हिस्से से टकरा गया। वहीं से जहाज टूटना शुरू हुआ। कई लोग मारे गए और जो बच गए वे अफरा तफरी के बीच फंस गए। लेकिन यहां सिर्फ तूफान की ही कहानी नहीं है, क्योंकि माल बहुत कीमती था। लोग जल्दी ही इसमें शामिल हो गए। कुछ स्थानीय लोगों ने मलबे से सामान उठा लिया। कुछ अधिकारी भी माल पाना चाहते थे, जिससे ये बड़ा कानूनी विवाद बन गया। अब ये सिर्फ साधारण जहाज दुर्घटना नहीं थी। ये मामला अब दौलत, मालिकाना हक और ताकत का बन गया था। कई सदियों बाद गोताखोरों और पुरातत्वविदों ने इस जगह का फिर से अध्ययन किया। कुछ सबूत मिले हैं जो ये समझने में मदद करते हैं कि उस समय व्यापार में यह जहाज कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। क्या वाकई सिर्फ तूफान ही डूबने की वजह था? क्या माल का वजन बहुत ज्यादा था? या फिर इसके पूरी तरह से तबाह होने से पहले कुछ और भी हुआ था? आज तक सेंटो एंटोनियो सिर्फ एक डूबे हुए जहाज की कहानी नहीं है। यह उस दौर की भी कहानी है जब समुद्र ही दौलत, खतरे और ताकत का मुख्य रास्ता था। नंबर 4, वो भूतिया जहाज जो डूबने से इनकार करता रहा। कुछ जहाज डूबकर गायब हो जाते हैं, लेकिन एक जहाज की कहानी उनसे भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि क्रू के छोड़ने पर भी ये तुरंत नहीं डूबा। ये बिना इंसान के आर्कटिक में घूमता रहा। एसएस बैचिमो का इस्तेमाल कनाडा के उत्तरी हिस्से में फर व्यापार के लिए होता था। ये दूरदराज समुदायों में सामान पहुंचाता और व्यापारियों से जानवरों की खाल इकट्ठा करता था। ये बहुत मजबूत बनाया गया था क्योंकि इसे बर्फ और कड़ी ठंड का सामना करना पड़ता था। लेकिन 1931 में ये अलास्का के पास मोटी बर्फ में फंस गया। शुरुआत में चालक दल ने बर्फ के हटने का इंतजार किया, लेकिन मौसम और खराब हो गया। इसलिए उन्होंने जहाज को छोड़ दिया और एक सुरक्षित जगह पर शिविर लगाया। तेज बर्फीले तूफान के बाद बे बैचिमो नजर नहीं आया। उन्हें लगा वो डूब गया, पर ऐसा नहीं था। कुछ दिनों बाद जहाज को फिर से एक और जगह पर तैरते हुए देखा गया। क्रू ने इसका कुछ माल भी निकाल लिया, लेकिन वे खुद जहाज को नहीं बचा सके।
उन्हें लगा कि यही उसका अंत है। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे अजीब हिस्सा शुरू हुआ। अगले कुछ सालों में बार बार लोगों ने आर्कटिक में बेबैचिमो को देखा। कभी कभी वो बर्फ में फंस जाता था, वो कभी कभी समुद्र में तैरता था। कई लोग जहाज पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, लेकिन ठंड, बर्फ और खतरनाक हालातों की वजह से वे इसे पूरी तरह से काबू में नहीं कर पाए। इसकी आखिरी पक्की झलक 1969 में मिली थी। इसका मतलब है कि इसे छोड़ने के बाद लगभग 40 सालों तक आर्कटिक में देखा गया। उसके बाद यह गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि क्या यह डूब गया, किसी को नहीं पता कि क्या यह बर्फ से कुचल गया। और क्योंकि आर्कटिक बहुत विशाल है, यह संभावना है कि इसके अवशेष अभी भी कहीं वहां मौजूद हैं, चुपचाप बर्फ में दबे हुए। इसीलिए एसएस बाइचीमो को आज भी सबसे प्रसिद्ध भूतिया जहाजों में गिना जाता है। नंबर 3, रेगिस्तान में जहाज का मलबा। आमतौर पर जहाजों का मलबा समुद्र के नीचे मिलता है, लेकिन एक जहाज है जो जैसे गलत जगह पर है। यह है एडवर्ड बोलिन। 1909 में जब यह नामीबिया के स्केलेटन कोस्ट के पास यात्रा कर रहा था, तो यह घने कोहरे और खतरनाक तट के कारण समुद्र के उथले हिस्से में फंस गया। सभी यात्री सुरक्षित निकल गए, लेकिन जहाज वहीं रह गया। सालों में समुद्र पीछे हटा और रेगिस्तान फैल गया। इसी वजह से जो जहाज पहले समुद्र किनारे था, वो अब रेत के बीचों बीच आ गया है। आज ये वर्तमान समुद्र तट से सैकड़ों मीटर दूर है। नामिब रेगिस्तान की सूखी जलवायु से जहाज का बड़ा हिस्सा आज भी दिखता है, जिससे ये दुनिया के सबसे अनोखे जहाजों के मलबों में से एक है। एक समुद्री जहाज जो जैसे रेगिस्तान के बीचों बीच भटक गया और आ गया। नंबर 2, द ट्रेजर शिप वर्थ बिलियंस। खजाना खोजने वालों के लिए होली ग्रेल मानी जाने वाली जहाज दुर्घटना सैन होसे है। ये एक स्पेनिश गैलन था जो 1708 में डूब गया था, जब ये दक्षिण अमेरिका से बहुत बड़ा खजाना लेकर जा रहा था। स्पेन जाते समय यह कोलंबिया के तट के पास ब्रिटेन के युद्धपोतों के सामने आ गया। लड़ाई के बीच में जहाज के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये अपने साथ लदे सोने, चांदी और कीमती रत्नों के साथ तेजी से डूब गया। 300 सालों तक किसी को नहीं पता था जहाज कहां है, जब तक 2015 में कोलंबिया ने इसे नहीं खोज लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज तक इस बात पर बहस हो रही है कि इसके अंदर मौजूद खजाने पर किसका हक है। कोलंबिया का दावा है, स्पेन का भी दावा है, और कुछ ऐसे समूह भी हैं जो कहते हैं कि उन खजानों में से कुछ स्पेन की दक्षिण अमेरिका की उपनिवेशों से आए थे। इसलिए सैन होजे का सबसे बड़ा रहस्य अब ये नहीं है कि ये कहां पाया जाता है। असल सवाल ये है कि अरबों डॉलर के खजाने का असली हकदार कौन है जो समुद्र में है। नंबर 1, अब तक की सबसे पुरानी जहाज का मलबा। कई प्राचीन साम्राज्यों के बनने से पहले ही लोग समुद्र में यात्रा और व्यापार कर रहे थे। इसका सबूत है डोकोस जहाज का मलबा। ये ग्रीस के छोटे से द्वीप डोकोस के पास मिला था, और कई पुरातत्वविदों द्वारा इसे दुनिया की सबसे पुरानी जहाज के मलबों में से एक माना जाता है। अनुमान है ये जहाज करीब 4000 साल पहले कांस्य युग में डूबा था। जब इस जगह का अध्ययन किया गया तो शोधकर्ताओं को बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें और पत्थर के लंगर मिले। इन चीजों से पता चलता है कि हजारों साल पहले भी अलग अलग समुदायों के बीच संगठित व्यापार होता था। भले ही जहाज की लकड़ी का लगभग कुछ भी नहीं बचा हो, लेकिन इसके छोड़े गए कलाकृतियां अब भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी कारण इतिहासकार समझ पाते हैं कि प्राचीन लोग कैसे रहते, यात्रा और व्यापार करते थे। हमें पता है ये कहां डूबा, लेकिन कुछ सवालों के जवाब शायद कभी न मिले। जैसे ये जहाज किसका था, उनकी यात्रा में वास्तव में क्या हुआ था, और उस जहाज की कहानी क्या है जो 4000 साल से समुद्र में पड़ा है।